ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फोर्थ टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, वह आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मेनली यूज होता है कर्व की स्केचिंग करने में, मतलब कर्व का नेचर बताने में। जैसे मान लो कोई कर्व ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे x इजिकल्स टू जीरो पे आपकी वैल्यूज की वैल्यू वन दे रखी है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। और यदि ऐसा दे रखा है x इजिकल्स टू इन्फिनिटी पे वो कर्व आपका क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब यदि यहाँ से डिक्रीज कर रहा है तो वो जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, वो नीचे जाता रहेगा। लेकिन यदि x इजिकल्स टू इन्फिनिटी पे वो आपका क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, y की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो बीच में कहीं उसका ग्राफ ऐसा कुछ होके और कुछ चेंज कर रहा है कॉनकेविटी, जिससे आपका क्या है, वो इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच किए। तो ऐसे केस में जब फंक्शन की रेंज निकालनी हो या फिर बिहेवियर निकालना हो या फिर ग्राफ स्केच करना है, तो वहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जिसका मेनली नहीं पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, लेकिन हाँ, कर्व स्केचिंग करते हैं या फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जो होंगे जिसमें रेंज वगैरह निकालनी है, तो वहां पे हो सकता है इसका जरूरत पड़ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सबसे पहली चीज मुझे बताना पड़ेगा आपका कॉनकेविटी ऑफ कर्व। सॉरी। तो कॉनकेविटी ऑफ कर्व क्या होता है, कोई भी कर्व का कॉनकेविटी दो टाइप की होती है, या तो कर्व कॉनकेव अपवर्ड होता है या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड। मतलब या तो कोई कर्व ऐसा है, ये क्या होगा आपका कॉनकेव अपवर्ड, इस टाइप का कर्व होगा, या फिर कुछ इस टाइप का कर्व होगा आपका कॉनकेव डाउनवर्ड। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट होता है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो क्या है आपका, उस पॉइंट पे उस कर्व की कॉनकेविटी चेंज हो, उस पॉइंट पे उस कर्व की आपकी क्या कॉनकेविटी चेंज हो। और दूसरी चीज क्या होगी, उस पॉइंट पे आपका क्या है, उसकी कोई यूनिक टेंजेंट भी एग्जिस्ट करे। यदि दोनों कंडीशन यदि किसी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो वो आपका क्या है, कर्व आपका क्या होगा, पॉइंट, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कॉनकेव अपवर्ड में और कॉनकेव डाउनवर्ड में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। अब मान लो कोई कौन कर्व कॉनकेव अपवर्ड है। अब कॉनकेव अपवर्ड है तो इस केस में मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, तो ये डीवाई बाई डी एक्स, उससे पहले डीवाई बाई डी एक्स जीरो थी, उस केस में इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट देखूंगा तो ये बढ़ रही है, उस केस में और टेंजेंट बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx is increasing continuously। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो नेगेटिव साइड में आपका क्या कम हो रही है, तो मतलब इंक्रीज ही हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब कोई कर्व कॉनकेव अपवर्ड कब होगा, जब उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या जाएगा, उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन जीरो होगी। तो मतलब उस केस में आपका कॉनकेव आपका होगा अपवर्ड। सिमिलरली कॉनकेव डाउनवर्ड में, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी डी वाई बाई डी एक्स स्लोप आपकी क्या है, आपकी जीरो है। उसके बाद उसकी स्लोप नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब आपकी ओवरऑल कम हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा हेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन जीरो। तो अब इन दोनों पॉइंट से मैं क्लब करूं उस सिचुएशन को, तो मैं क्या बोलूंगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ए पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स concavity and there and also there exists a unique tangent, tangent
ऑन इट। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी और वहां पे कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल बोल दिया y इज टू एक्स। अब यहाँ पे आप देखूंगा y इज टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कर्व कुछ ऐसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, और इस पॉइंट पे आपका क्या है, ये कर्व कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, तो ये आपका क्या है, कॉनकेव अपवर्ड हो गया और कॉनकेव डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे मैं बात करूं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए एक चीज और देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी बताया था हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में आपका क्या, इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट। दोनों कंडीशन हो रही है, पहली चीज आपका कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, दूसरा यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मैं क्या क्लियरली बोल सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू जीरो इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैंने आपका क्या कर्व की फॉर्म में मैंने बता दिया है। ठीक है। अब ये तो क्या आपको किसी भी कोई कर्व ऐसा है जिसका हम लोग कर्व स्केच कर सकते हैं, एक हम कर्व का ग्राफ बना सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता सकते हैं। लेकिन मान लो कोई कर्व ऐसा है जिसका हम ग्राफ नहीं बना सकते, तो वहां पे कैसे करेंगे, वहां पे उसका भी मैं रूल बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज और क्लियर करनी है कि ये यूनिक टेंजेंट वाले के क्या जरूरत होती है। मान लो यदि कोई कर्व ऐसा दे दिया। सर हाँ। थर्ड मतलब वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है बता रहा है ना dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स तो इंक्रीज ही हो रहा है ना सर, मतलब dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर होगा तो कोई भी हाँ। वैल्यू पुट करो वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना नहीं जीरो से। नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज नहीं मैंने बोला, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये ग्रेटर देन जीरो चाहिए। और डी टू वाई बाई डी एक्स मतलब और कंडीशन है ना, वर्किंग प्रिंसिपल अभी मैंने बताया ही नहीं है। ये मैंने सिर्फ कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड की कंडीशन बताई है मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे ये मैंने ही बताया। और यहाँ पे आप देखो स्लोप चेंज क्यों नहीं हो रही, देखो ये आप देखोगे यहाँ पे इसकी स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप आप निकालोगे ये स्लोप, और फिर एक ये स्लोप, फिर एक ये स्लोप। स्लोप स्लोप बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हाँ सर बढ़ रही हाँ। ठीक है, तो वो मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, वो बस वो कॉनकेविटी अपवर्ड है और कॉनकेविटी डाउनवर्ड वो चेक करने का रूल बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से उसका कंडीशन टर्म नहीं बताई थी मैंने। ये जो कंडीशन बताई है ना, देखो यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड में डी वाई बाई डी एक्स होती है और कॉनकेव डाउनवर्ड में डी वाई बाई डी एक्स आपके डिक्रीजिंग होती है, ये मैंने इसके लिए कंडीशन बताई। मैंने अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया नहीं, मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की दो कंडीशन बताई है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कॉनकेव कर्व अपनी कॉनकेविटी चेंज कर रहा है और दूसरा यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूनिक टेंजेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी। मान लो ये कोई कर्व ऐसा दे रखा है और एक कोई दूसरा कर्व ऐसा दे दिया, ये कर्व। अब देखोगे ये जो कर्व है, ये कर्व है आपका कॉनकेव अपवर्ड, और ये जो पॉइंट है ये आपका है कॉनकेव डाउनवर्ड। तो यदि कॉनकेविटी को देखते हुए हम बोलते तो ये डेफिनेटली हम बोल सकते थे कि ये जो पॉइंट है मैंने बोल दिया, एक्स इज टू ए इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ये आपका क्या है, सही नहीं होगा, रीजन क्या, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ गया, एक शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर पे आपका क्या है, एक से ज्यादा टेंजेंट हो सकती है, मतलब ये आपका क्या है, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप अब कंडीशन ज्यादा बेटर से क्लियर हुई। तो किसी भी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने के लिए मुझे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज उस पॉइंट पे कर्व अपना कॉनकेविटी चेंज कर रहा है, और दूसरी चीज उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है। अब इक्वेशन की हेल्प से वर्किंग रूल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन exists
एट एनी पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए। इफ दो कंडीशन है होगी। पहली चीज क्या होगी आपकी, d2y/dx2, ये क्या करेगी, एग्जिस्ट हो रही है, d2y/dx2 एग्जिस्ट हो रही है पहली चीज उस केस में। और d2/dx2 एग्जिस्ट हो रही है तो इस केस में यहाँ पे ये फिक्स ही है कि आपका क्या है, d2y/dx2 एट x इज इक्वल्स टू a, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड इट चेंजेस इट्स साइन, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में मैं डेफिनेटली क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल्स टू a इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है उसके लिए मुझे d2y/dx2 यही एक पैरामीटर होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का, एक्सेप्ट टेंजेंट। बस सिर्फ मुझे इतना देखना है कि dy/dx इज इक्वल टू 0 वो पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब टेंजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, d2y/dx2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिसाइड करने में। एक चीज और याद रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें d2y/dx निकालना पड़ता है, जबकि मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उनके लिए dy/dx निकालना है। और एक चीज और याद रखना कि मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से कोई भी लिंक नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक अलग कंसेप्ट होता है, जबकि मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक अलग कंसेप्ट होता है। तो मतलब इन दोनों में ऐसा कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, कोई फिक्स रिलेशन नहीं है कि मतलब ये है, इंक्रीजिंग है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, डिक्रीजिंग है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो बस ये एक वर्किंग कंडीशन है, ये चीज देखनी है। एक स्पेशल केस और होगा जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो ये केस है, इफ d2y/dx2 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब या तो क्या जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, d2y/dx2 यदि प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, उस केस में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, इफ d2y/dx2 changes sorry its sign when moving left to right, then at x is equals to a point of inflection is there। तो ये दो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, इन दोनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। मेजरली ये कंडीशन यूज होगी, और ये एक स्पेशल केस है, ये सिर्फ एक स्पेशल केस में ही है। बाकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम लोगों को पीजीडीबी के हिसाब से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इतना कोई काम भी नहीं आएगा, ना कभी क्वेश्चन आया है, और चांसेस भी कम ही है कि इसके आए। इसका क्वेश्चन यूजुअली मोर देन वन में आता है, जो कि जेईई एडवांस में आता है, इनफैक्ट मेंस में भी नहीं आएगा। ऐसे ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में दे दिया, एक्स देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर ये पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी पीजीडीबी में मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक से तुम्हारा कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, बस मैंने कंसेप्ट बता दिया है। एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे कर्व मैंने दे दिया आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। अब मुझे चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। सबसे पहले वैसे ग्राफ से हम देखें तो एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ हम लोग, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है, तो x की पावर 1/3 इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स y इक्वल्स टू x लाइन के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज। मतलब ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न का और ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न का होगा। कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। यदि फिगर हमें बनाना आता है तो उसकी हेल्प से हम लोग कर देंगे, लेकिन लेट्स अज्यूम करो कि मुझे ऐसा फिगर ड्रॉ करना नहीं आता है, मुझे लॉजिकली देखना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, आपका एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो एफ डैश एक्स क्या जाएगा, 1/3
इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस मतलब 1/x⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा एफ डैश जीरो, वो आपके क्या है, नॉट डिफाइन है। एफ डैश जीरो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन है मतलब उसके इमीडिएट नेबरहुड पे वैल्यू चेक करके देख लो, यदि दोनों जगह पे सेम जा रही है तो मतलब आपका क्या है, वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे देखूंगा तो एफ डैश जीरो पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या है आपकी 1/0 पॉजिटिव, मतलब ये आपका क्या है प्लस इन्फिनिटी। और एफ डैश जीरो नेगेटिव, मतलब ये भी आपका क्या है 1/0 पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी। दोनों वैल्यू आपकी क्या है सेम जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एफ डैश जीरो पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाता है तो उस केस में वर्टिकल टेंजेंट होती है। तो वर्टिकल टेंजेंट है तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है मे बी, मतलब टेंजेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन डिसाइड करेगा, इसका डबल डेरिवेटिव। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा, अब मैं इसका क्या करूं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1/3 एक्स की पावर -2/3। तो इसका एफ डबल डैश एक्स करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1/3 इंटू -2/3 इंटू 1/x⁴ -1, मतलब ये आपका क्या चल जाएगा आपका 5/3। अब अगेन एफ डबल डैश जीरो निकालूंगा तो ये तो क्या जाएगा आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन होगा तो मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आपका प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, दोनों उस केस में, मतलब इस केस में नॉट डिफाइन में प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। एफ डबल डैश जीरो पॉजिटिव, यहाँ पे देखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी, और एफ डबल डैश जीरो नेगेटिव, इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो आपका प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो मैं चेक करना है कि एफ डबल डैश चेंज कर रहा है कि नहीं, साइन चेंज अपना। तो क्लियरली ये आपका क्या है नेगेटिव जा रहा है और ये आपका क्या है पॉजिटिव जा रहा है, तो क्लियरली मैं बोल दूंगा आपका d2y/dx2 चेंजेस इट्स साइन एट x इज टू जीरो। अब ये दोनों कंडीशन, टेंजेंट वाली भी कंडीशन होगी और ये चेंजेस साइन वाला भी कंडीशन होगी, तो अब मैं श्योरली बोल सकता हूँ x इज टू जीरो इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सबको। यस नो बोलो। सर अभी आपने क्या बोला कि दोनों कंडीशन चाहिए, टेंजेंट और टेंजेंट तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, टेंजेंट सिर्फ इतना देखना है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब काम हो गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन डिसाइड करेगा, d2y/dx डिसाइड करेगा। d2y/dx या तो जीरो बन रहा हो या फिर आपका क्या है, आपका फाइनाइट हो रहा हो या फिर आपका इन्फिनिटी को जा रहा है, तो उस केस में d2y/dx उस पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, वरना नहीं। क्लियर। सर एक चीज पूछनी थी, तो हर क्वेश्चन के अंदर फिर पहले टेंजेंट भी चेक करनी? टेंजेंट चेक करनी पड़ेगी क्योंकि वो बेसिक कंडीशन होगी ना, दोनों ओके। कंडीशन चेक करनी है ना। एंड सेकेंडली सर, d2y/dx2 जीरो होना चाहिए, x = a या फिर इन्फिनिटी, अगर जीरो फाइनाइट वैल्यू है कोई तो? फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, या तो जीरो होगा या फिर प्लस इन्फिनिटी, दो ही केस बनेंगे इसमें, जीरो या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी वाले केस होंगे। ओके सर। जितनी बार भी जहां पे भी निकालोगे ना तो ऐसे ही टाइप से ही होंगे। जैसे क्वेश्चन और कर लेते हैं, f(x) = e⁻x²। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है, चेक करना है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड ड्रॉ इट्स roughly graph and also find its domain and range। इट्स रेंज, डोमेन तो बहुत आसान निकल जाएगा, रेंज तो देखो सबसे पहले e⁻x², तो डोमेन तो क्या जाएगा ऑल रियल वैल्यूज, तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रेंज निकालने के लिए एफ ऑफ इन्फिनिटी तो डायरेक्ट निकल नहीं सकती, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e⁻x², मतलब इनडायरेक्टली e⁻∞, e⁻∞ जीरो को
पॉजिटिव से अप्रोच करती है। और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अगेन e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी आपका क्या जीरो को प्लस इन्फिनिटी से अप्रोच करेगी। मतलब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे दोनों पे आपके क्या जीरो को अप्रोच करेगी। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम मिनिमा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स निकाल दिया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स। अब देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस केस में मैं क्या क्लियरली बोल सकता हूँ, टेंजेंट एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स। ये मैं क्यों कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, तो मतलब पहला पॉइंट तो आपका क्या क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूं, एफ डबल डैश एक्स निकाल दूं। तो यहाँ पे क्या आपका दो फंक्शन है, दो चैन रूल लगा दे, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आपका माइनस टू एक्स का क्या जाएगा, आपका माइनस टू प्लस माइनस टू एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका क्या जाएगा, माइनस टू एक्स। तो क्लियरली देखो आपका क्या, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ इंटू माइनस टू भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा वन, और ये माइनस माइनस एक माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस फोर टू एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। अब मुझे क्या करनी कंडीशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए मुझे क्या निकालना है, या तो एफ डबल डैश एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी हो या फिर जीरो जा रहा हो, तो मैं क्या करूँ, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो निकाल, तो ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू, और ये क्या जाएगा आपका रूट टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज टू जीरो। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, मतलब इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका रूट टू एक्स प्लस वन एंड रूट टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू। ये दोनों क्या होंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन पे चेक करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब थोड़ा ध्यान से देखो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि आपका क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन क्या होता है, आपको पता है कि इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जैसा ग्राफ होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैसे ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है, तो मतलब इनडायरेक्टली मुझे सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ बनाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या कर दो, उसकी मिरर इमेज बना दो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, x इज इक्वल टू जीरो पे चलूँ, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू e की पावर माइनस जीरो मतलब वन, ये वैल्यू वन आ रही है, मतलब इन्फिनिट जीरो से तो बड़ी हो रही है, मतलब वैल्यू आपकी क्या कम हो रही है। अब साइन चेक करना है तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से निकलूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का साइन चल लगता है, तो यहाँ पे क्या करूँ, साइन ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अब यहाँ पे मुझे मान लो ये निकालना है, तो कौन सा हो गया आपका, वन बाई रूट टू एक पॉइंट है। अब वन बाई रूट टू के बाद में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी, और उससे पहले आपके क्या नेगेटिव है, तो क्लियरली आपका क्या वन बाई रूट टू पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू चेंजेस इट्स साइन। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया, मतलब हो सकता है एक्स इजिकल्स टू प्लस वन बाई रूट टू एंड एक्स इजिकल्स टू माइनस वन बाई रूट टू आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, ये जो ग्राफ है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो, जिसका ग्राफ एक्स एक्स है वो कभी कट नहीं करेगा। तो अब इन सारे पॉइंट्स पे इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, रेंज निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली चीज इसको मुझे क्या समझ में आया कि एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब यहाँ से कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, मतलब ये कर्व ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो कॉन्केविटी चेंज करके फिर ऐसा जाएगा, तभी वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव साइड में, इसकी मिरर इमेज आपकी क्या नेगेटिव साइड में, तो माइनस वन बाई रूट टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करके कुछ ऐसा चला जाएगा, तो ये एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस वन बाई रूट टू, और ये आपका क्या है वन बाई रूट। और दोनों पे वैल्यू भी मेरे को देखनी है,
तो x इज इक्वल टू 1/√2 पे वैल्यू e की पावर -1/2, तो मतलब 1 अपॉन e की पावर स्क्वायर, e की पावर, ये क्या बन जाएगी आपकी, e की पावर 1/e⁻², मतलब 1/√e। तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 1/√e आ जाएगी। तो इसकी जब रेंज मुझे निकालनी है, तो रेंज तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 से लेके आपका 1 इंक्लूड होगी, तो ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो इस कंसेप्ट में मैंने रेंज भी बता दी, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन भी बता दी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालते वो साइजेस भी निकालते। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, या फिर अच्छे से आ गया समझ में, क्लियर है? सर यही क्वेश्चन x इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो उसका रेंज कैसे निकाल सकते x इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इतना डिफिकल्ट तुम्हारे पीजीडीबी में आएगा भी नहीं, लेकिन उस केस में इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस केस में लिमिट निकालनी पड़ेगी, इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ये जीरो जा रहा है, तो उस केस में भी लिमिटिंग वैल्यू होगी। और x इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू जीरो बना रहा है, तो इसका कर्व बनाना पड़ेगा, और ये क्लियरली ओड फंक्शन होगा। ओड फंक्शन होगा तो उस केस में इसका कुछ बिहेवियर ऐसा होगा, पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ही ग्राफ बनेगा, यहाँ पे कुछ इस पैटर्न का आएगा, और ऐसे कुछ इन्फ्लेक्शन बन के कुछ इस पैटर्न का ओड फंक्शन होगा, तो ऐसा ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ये स्टैंडर्ड कर्व होता है, हम करवाते हैं जेई एडवांस के लिए जो पढ़ते हैं तो उनको करवाते हैं इस टाइप के। आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक आपको बस इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कैसे कैसे सारी चीजें। क्लियर है? हैं यस सर नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों ने बोला था इसलिए मैं बताता हूँ, टॉपिक 5, रेट ऑफ चेंज। सर वो हमने एफ डबल डैश एक्स जो था उसका इन्फिनिटी होने का हमने चेक नहीं किया वर्टिकल टेंजेंट वाले केस के लिए। इन्फिनिटी नहीं जाएगी ना, इन्फिनिटी कैसे जाएगी, 1/e⁻² है ना। अब इन्फिनिटी जाएगी नहीं, e⁻² एक्स की वैल्यू, e⁻−∞ की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, तो माइनस इसकी वैल्यू कभी जाएगी नहीं। e⁻+∞, सॉरी, e⁻+∞ इन्फिनिटी होती है ना, तो -x² की वैल्यू कभी प्लस इन्फिनिटी जाएगी नहीं, तो वो केस आएगा नहीं बाय हाँ डिफॉल्ट। ठीक है ठीक ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है रेट ऑफ चेंज। तो इसके भी कुछ ज्यादा डिटेल में जानने नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इतना ही में जानना है। बाकी इसमें क्वेश्चंस और अच्छे बन सकते हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स साइड में लग जाता है तो और अच्छे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, मैं बहुत बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है? तो किस, सबसे पहले क्या पूछा है, किसी एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्टिव रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो वो मैंने डिफरेंशिएट में बता दिया था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहला रिजल्ट, रेट ऑफ चेंज of P with respect to Q is given by dP upon dQ। इस फॉर्मूले से रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा। अब dP अपॉन dQ, ये आपका क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव कब रहेगा, पॉजिटिव कब रहेगा, इफ यदि P इंक्रीजेस तो उसके साथ में एज वेल एज Q इंक्रीजेस। यदि P में इंक्रीज करने से Q में इंक्रीज होता है, या फिर if P decreases as well as Q decreases, मतलब Q में डिक्रीज करने से P में डिक्रीज करने से Q में भी डिक्रीज होना है, तो इस दोनों कंडीशन में, दोनों P में इंक्रीज करने से Q में भी इंक्रीज हो और P में डिक्रीज करने से Q में भी डिक्रीज हो, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज आपकी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव। सिमिलरली मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज dP बाई dQ आपकी क्या होगी, नेगेटिव कब होगी, इस केस में इफ P इंक्रीजेस, दिस इम्प्लाई क्यू डिक्रीजेस, मतलब एक में इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज हो, या फिर पी डिक्रीजेस, दिस इम्प्लाइज क्यू इंक्रीजेस। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ू? सेकंड पॉइंट,
फॉर ए स्पीड ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे मुझे मान लो उसकी स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, आपका जो मुझे पॉइंट लेना है, रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी, मतलब फिक्स होना चाहिए, मतलब इंस्टेंट उस मोमेंट पे अपन फोटो खींच के मतलब उसको एज ए स्टेशनरी फिक्स पॉइंट टाइप से कंसिडर करके ही हम निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मूविंग पॉइंट में हम वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा फॉर फॉर स्पीड ऑफ ए पॉइंट द रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी। तीसरा केस, if a rate of change, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इसी कंसेप्ट से हम लोग रेंज निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ Q1 is given and that of Q2 is to be found, then form an equation involving Q1 and Q2 and not containing any other variable। सबसे पहले क्या करनी, Q1 की रेट ऑफ चेंज Q2 के रेस्पेक्टिव फाइंड करनी है, Q2 की रेट ऑफ चेंज Q1 के रेस्पेक्टिव फाइंड करनी है। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं जिसमें Q1 और Q2 यही वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी वेरिएबल नहीं है। इनकेस कोई दूसरा वेरिएबल आए तो उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। देन डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन hence rate of change Q2 फाइंड करनी है of Q2 can be found। कैसे है, मैं बेसिक एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल की हेल्प से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपका, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर is changing at a rate of 2 meter per second, then find the rate at which its area changes when area is equals to no, sorry 1600 स्क्वायर यूनिट। इस लाइन का देने का मतलब ये है, वो एक इंस्टेंट है जहां पे 1600 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया है, उस इंस्टेंट पे आपको रेट ऑफ चेंज निकालना। अरे काफी टाइम लगा लिया।
कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। 160 हाँ 160 मीटर पर एग्जाम्पल था ना, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं था, बस सिर्फ समझाने के लिए दिया था। इसमें इतना टाइम थोड़ी लगना था, 20 सेकंड का क्वेश्चन था। ये आपका क्या एक स्क्वायर है। अब उसने क्या बोला है, स्क्वायर का जो है साइड है वो आपके क्या चेंज है, तो मतलब उसकी साइड की लेंथ मैंने बोल दी एल, एल, एल और एल। तो क्या दे रखा है आपका डी एल अपॉन डी टी। ये क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या दे रखी है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड नहीं, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखी। 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर पर सेकेंड तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसका मतलब कि आपका एरिया निकालना है 1600 स्क्वायर यूनिट पे। तो मतलब एरिया क्या होता है आपका एल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मीटर कर दो, ये स्क्वायर मीटर कर दो। तो उसका मतलब 1600, तो मतलब एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40 मीटर। तो मतलब उस मोमेंट पे आपको निकालना है जब आपकी क्या एल की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 40 मीटर। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकेंड तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है, सेंटीमीटर कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। तो अब यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब डी ए अपॉन डी टी निकालना है। डी ए अपॉन डी टी मतलब आपका क्या एल स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर दो, तो 2L इंटू डी एल अपॉन डी टी। तो 2 इंटू एल की वैल्यू क्या आपकी 40 मीटर, इंटू डी एल पर डी टी 0 ये 2 सेंटीमीटर, जबकि ये क्वांटिटी क्या है रखी मीटर में। तो 2 की पावर आपकी क्या जाएगी -2। ये आपका क्या है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 2 की पावर -2 मतलब आपका क्या 80 इंटू 100। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका सर 160 होगा। 160। हाँ, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1.60 मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का बेसिक था। ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, अब क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ। चलो क्या है, पहला क्वेश्चन करो। लेट इनिशियल हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन is 20 meter and its base radius is 20 meter, 10 meter. Let initial height of cone is 20 meter and base radius is 10 meter. Then if height of cone starts decreasing at the rate of 10 centimeter per hour and base radius starts increasing at a rate of 20 centimeter per hour, then find the rate at which volume is changing, volume is changing when height of cone is 18 मीटर। उस मोमेंट पे आपको क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालनी है जब हाइट ऑफ कोन है आपके 18 मीटर। अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है, मतलब दो डायमेंशन में आपका क्या कम हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। एक राइट सर्कुलर कोन है,
तो इसमें क्या दे रखा है आपका, ये हाइट, तो इसकी हाइट दे रखी है आपको 20 मीटर और बेस रेडियस आपकी दे रखी है आपकी 10 मीटर। ये एक मोमेंट पे है। अब दूसरा मोमेंट आपको नहीं पता कि किस मोमेंट पे है, तो सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा वो मोमेंट क्या है। उस मोमेंट पे आपको क्या दे रखी है, हाइट की वैल्यू 18 दे रखी है, लेकिन उस केस में रेडियस भी तो बढ़ रही है घट रही है, तो आपको रेडियस भी निकालनी पड़ेगी इस मोमेंट पे क्या है। तो पहले काम तो आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या फाइनल आंसर निकालना है। चलो फटाफट। हाँ कोई सर आंसर। 20 मीटर है ना? सेंटीमीटर। नहीं नहीं, बेस रेडियस 10 मीटर है, हाइट 20 मीटर है, 2 मीटर अच्छा, नहीं 20 मीटर। काफी टाइम ले लिए। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग काफी टाइम लगा लिया आप लोगों ने। 2.119 पाई। हाँ ऐसा है, 28 इंटू 29 बाई 30 पाई, ऐसा कुछ है। ओके। देखो सबसे पहले वो टाइम निकालना पड़ेगा, तो h0 की वैल्यू दे रखी है आपकी 20 मीटर, r0 10 मीटर, मतलब जीरो मतलब 0 मिनट पे, 0 सेकंड पे। फिर आपको क्या दे रखा है आपका dh/dt। अब dh/dt हाइट कम हो रही है, मतलब हाइट कम हो रही है मतलब नेगेटिव के साथ, -0.1 मीटर पर आवर। और dr/dt ये बढ़ रही है मतलब +0.2 मीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, dh/dt दे रखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, dh इज इक्वल टू -0.1 इंटू dt। अब मुझे इसका
टाइम निकालना है कि कौन से टाइम पे, हाइट आपको क्या 18 मिनट दे रखी है, तो उस केस में आपको टाइम निकालना है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिकेट कर दूँ टी जीरो से लेके और टी टाइम पे, ये आई टू इसकी एच होगी तो डी एच, और ये -0.1 ऐसा है तो टी जीरो से लेके टी टाइम पे ये क्या आ जाएगी आपकी डी टी। तो इसको इंडिकेट करूंगा तो क्या जाएगा, डी एच का इंडिकेशन है क्या आपका एच, तो ये एच माइनस एच नॉट इजिकल्स टू -0.1 इंटू टी -0। तो एच कितनी दे रखी है आपकी इनिशियली, एच दे रखी है आपकी बाद में 18 -20 इजिकल्स टू -0.1 इंटू टी। तो माइनस से ये -2 हो जाएगा कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या जाएगी 20 आवर। तो 20 आवर टाइम के बाद उसकी जो हाइट है वो आपका क्या है 20 मीटर से आपका क्या है 18 मीटर हो जाएगी। सिमिलरली सेम यही है, डी आर अपॉन डी आर इजिकल्स टू 0.2 इंटू डी टी। तो इसका भी इंटीग्रेशन कर दूंगा आपका टी इजिकल्स टू 0 से लेके टी इजिकल्स टू टी तक, और आर इजिकल्स टू 0 से लेके आर इजिकल्स टू आर तक हो जाएगी। तो आर माइनस आर नोट इजिकल्स टू 0.2 इंटू टी का मतलब क्या होगा आपका 20। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस 0.2 इंटू टू आपका क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो उस केस में ये जाएगी रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी 24 मीटर। तो मतलब जिस मोमेंट पे निकालना है उस केस मोमेंट पे आपका क्या है, हाइट तो हो जाएगी 18 मीटर हो जाएगी और रेडियस क्या जाएगी आपकी 24 मीटर जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इन वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कौन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो मुझे निकालना है dv/dt। अब यहाँ पे r सर और रेडियस 10 था ना रेडियस 10, इनिशियली? हाँ इनिशियली 10 है तो फिर 10 लगा दो यहाँ पे 10। तो कितना जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो कैलकुलेशन करनी है आपको। अब यहाँ पे r और h दो वेरिएबल हैं तो इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या जाएगा, पाई/3 बाहर चल जाएगा, r² एज इट इज इंटू डी एच अपॉन डी टी प्लस एच एज इट इज, r का क्या जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब सारी वैल्यू रख दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपका dv अपॉन डी टी एट टी इजिकल्स टू 20 आवर बोल सकता हूँ पाई/3 और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में 14 का स्क्वायर 196 इंटू डी एच अपॉन डी टी दे रखी हाइट कम हो रही है -0.1 प्लस एच कितनी दे रखी है 18 और इंटू 2r मतलब आपका क्या आएगा ये 28 और डी आर अपॉन डी टी मतलब 0.2। सॉल्व कर लेना उससे आपका क्या आंसर कर लोगे, इजी था। किसी का था आंसर इसी फॉर्म में? हाँ वैसे ही था। गुड, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, the volume of cube, if the volume of a cube is increasing at a rate of 7 centimeter cube per second, volume of cube is increasing at rate of 7 centimeter cube per second, how fast is its surface area increasing when the length of is 4 centimeter। निकालो आंसर।
कोई आंसर? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्या दे रखा है आपका? dv बाई dt इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। तो ये क्या है? आपका क्यूब है, तो मैंने क्या बोल दिया? लेट साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? x क्यूब होता है। तो dv अपॉन dt क्या जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। मैं बोलूँ dv अपॉन dt एट कोई भी टाइम है गिवन t इजिकल्स टू कोई भी टाइम होगा, तो dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है 7 इजिकल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं इस फॉर्म में रख सकता हूँ। तो मैं अभी डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो पर जरूरत पड़ेगी। तो क्या जाएगी आपकी? 7/3 एक्स ये रेट ऑफ चेंज इनसाइड हो जाएगी। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x स्क्वायर। तो मुझे डी एस अपॉन डी टी निकालना है, तो क्या बोल सकता हूँ? इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा? 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे क्या बोलूंगा आपका? 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी मतलब 7/3 एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, आपका ये आपका क्या? 4। तो क्या जाएगा? 28/x। अब x दे रखा है तो उस केस में आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? व्हेन एज इज 4 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी 4, तो उस केस में आपका क्या है? 28/4 मतलब आपकी क्या? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही इसका क्या होगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सैंड इज फ्रॉम पाइप at the rate of 12 centimeter cube per second, the following sand forms a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of radius of base. Then how fast is the height of the sand cone increasing when height is 4 सेंटीमीटर। मतलब एक पाइप से आपका जो है सैंड है वो गिर रही है, और वो गिर के इस फॉर्म में बन रही है कि नीचे आपका क्या है? कोनिकल टाइप की शेप में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना रही है। अब वो स्ट्रक्चर ऐसे बना रही है कि उसमें हाइट ऑफ कोन है वो 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस रहती है। तो आपको क्या निकालनी है? हाइट ऑफ चेंज, मतलब डी एच अपॉन डी टी निकालनी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालनी है, वो भी उस मोमेंट पे जब हाइट आपकी क्या है? 4 सेंटीमीटर हो जाए निकाल।
हाँ, कोई आंसर है? काफी टाइम ले लिया। ये कोई पाइप से आपकी क्या सैंड गिर रही है, और सैंड गिर के कुछ इस टाइप से एक आपका कोन बना रही है, और कोन ऐसे बना रही है क्योंकि हाइट है वो हमेशा आपका क्या है, रेडियस की हाइट है हमेशा 1/6 ऑफ रेडियस दे रखी है। तो वॉल्यूम ये निकालना है। अब मुझे क्या निकालना, हाइट के चेंज की निकालनी है। अब आपको पता है कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं सॉलिड्स, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये आपको पता है जब भी कोई वॉल्यूम एक शेप से दूसरी शेप में जो जब भी कोई भी सॉलिड है या कोई भी आपका ऐसा कुछ भी हो, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होता है तो हमेशा वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो पाइप से गिरने की जो वॉल्यूम है वही इसकी आपकी क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखी है पाइप से सैंड गिरने की, तो उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड, और वही क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो जाएगी कॉन की वॉल्यूम चेंज होने की। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे क्या आपका एच और आर में रिलेशन दे रखा है। अब दो वेरिएबल है तो मतलब इस रिलेशन की हेल्प से किसी एक वेरिएबल की टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या करूँ, आपको हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब पूरा आंसर है वो किसकी फॉर्म में निकालना है, एच की फॉर्म में। तो मतलब आर की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 6h रख देता हूँ। तो बाकी सब एक्सप्रेशन आपका एच के टर्म्स में है। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 पाई इंटू आर का मतलब आपका क्या 36h² इंटू एच। तो क्या जाएगा 12 पाई एच क्यूब हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dt, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 पाई एच क्यूब का क्या आ जाएगा 3h² इंटू dh अपॉन dt। अब dv बाई dt दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 12 इजिकल्स टू 12 पाई इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो डी एच अपॉन डी टी उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/48 पाई। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक सबका आंसर आ गया होता। किस किस का आंसर था? गुड, वेरी गुड। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। और भी बनते हैं, कुछ सर्कुलर लगा दे जाए सब कर लेगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो करता है, लाइट पोस्ट जैसे जा रहा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। उसमें बेसिक आपका कुछ मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा। ये टॉपिक नहीं भी पढ़ते तो भी तुम इसके क्वेश्चन बना लेते, लेकिन ठीक है टाइम बचा था इसलिए मैंने करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर से, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।